नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्था ग्रुप ऑफ एजुकेशंस ऑनलाइन वीडियो क्लासेज। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर्स के दौरान हमने ग्लोब्यूल की संरचना तथा उसके विकास को डिस्कस किया था तथा उनमें जो एंथ्रीडियल फिलामेंट थे उनमें पुंगड़ों को भी हमने देखा था कि पुंगड़ों का निर्माण किस प्रकार होता है, ग्लोब्यूल की संरचना किस प्रकार थी। ग्लोब्यूल के अंदर हमने यह भी देखा था कि ग्लोब्यूल में एक पुंदानी तंतु का निर्माण न होकर असंख्य पुंदानी तंतु का निर्माण होता है। इसी कारण ग्लोब्यूल के अंदर बहुत अधिक संख्या में पुंगड़ू बनते हैं। इसी कारण यह माना जाता है कि ग्लोब्यूल एक पुंदानी न होकर क्या है, पुंदानी की श्रृंखला है, जो कि हॉफमस्टर और अन्य साइंटिस्टों के द्वारा माना जाता है। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियल की संरचना तथा उसका विकास। जैसे हमने ग्लोब्यूल की संरचना तथा उसके डेवलपमेंट को देखा था, तो वैसे ही आज हम अंडदानी, कारा में अंडदानी को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियल, उसकी संरचना तथा उसके विकास को डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियल का जो डेवलपमेंट होता है वह होता है एक बेसल नोडल सेल से होता है। जैसे हमने ग्लोब्यूल की संरचना पढ़ी थी या ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट देखा था, तो वहाँ पर हमने एक सेल का जिक्र किया था जिसे हमने ग्लोब्यूल का डेवलपमेंट करते समय सेल बनी थी वहाँ पर, जिसे हमने बेसल नोड्यूल सेल कहा था। अब वह बेसल नोडल सेल ही व्युत्पन्न होकर या बेसल नोडल सेल ही किस में रूपांतरित हो जाती है, अंडदानी मात्र कोशिका के रूप में, या फिर यहाँ पर प्रारंभिक कोशिका के रूप में वह रूपांतरित हो जाती है। बेसल नोडुल सेल किस में रूपांतरित हो जाएगी, यहाँ पर अंडदानी प्रारंभिक कोशिका के रूप में रूपांतरित हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो यूगोनियल सेल दिख रही है या यूगोनियल इनिशियल जो सेल है, ये किसके व्युत्पन्न से बनी है, जो बेसल नोडुल सेल है वही सेल ओगोनियम इनिशियल सेल के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। इस कोशिका में क्या होता है, दो अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिसके कारण तीन कोशिकीय लंबा तंतु बनता है। और ये तीन कोशिकीय जो लंबा तंतु है, इसमें सबसे ऊपरी कोशिका को ओगोनियम मदर सेल कहा जाता है। इसके मध्य की जो कोशिका होती है, जिसे नोडल सेल या पर्वसंधि की भांति ये कार्य करती है, इसे नोडल सेल कहा जाता है। और जो निचली जो कोशिका होती है उसे पेडिसेल सेल या व्रंत कोशिका कहा जाता है। पेडिसेल सेल मतलब यह अंडदानी के एक लंबे व्रंत का निर्माण करने का कार्य करती है। अब जो ओगोनियम मदर सेल है, इसमें भी क्या होता है, वापस से एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके कारण एक तो बनती है स्टाल्क सेल और एक बनती है ऊपरी ओगोनियम मदर सेल, जो कि लंबी होकर अंडदानी का निर्माण करेगी। इसके पहले हम देखते हैं कि जो नोडल सेल है, इसमें क्या होता है, उदर्ग विभाजन होते हैं। कैसे विभाजन, उदर्ग या लंबवत विभाजन होते हैं, जिसके कारण क्या होगा, इसमें एक तो सेंट्रल सेल का निर्माण होता है और परिधि की तरफ पेरिफेरल सेल या परिधीय कोशिकाएं, जिन्हें हम आच्छद कोशिकाएं या सी इनिशियल कहते हैं, उनका निर्माण होता है। मतलब एक तो सेंट्रल सेल बनेगी और 5 पेरिफेरल सेल या इन्हें सी इनिशियल भी कहा जाता है, आच्छद कोशिकाएं भी कहा जाता है, इनका निर्माण होगा। उदर का विभाजन कितने होंगे, लगभग 3 या 4 होंगे, जिसके कारण क्या होगा, एक तो सेंट्रल सेल और एक पेरिफेरल सेल का निर्माण होगा। इसी समय क्या होता है, ओगोनियम मदर सेल में क्या होता है, एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके कारण एक तो निचली तो स्टाल्क सेल और ऊपरी जो कोशिका बनेगी उसमें धीरे धीरे लंबाई में वृद्धि होकर वह अंडदानी का निर्माण करेगी। अब जो ये पेडिसेल सेल है, जिसका कार्य क्या है, लंबे होकर अंडदानी के व्रंत का निर्माण करना। मतलब पेडिसेल सेल में कोई भी विभाजन नहीं होगा, ये सेल लंबी होकर अंडदानी के व्रंत का निर्माण करेगी। अब जो ओगोनियम मदर सेल है, इससे क्या बन चुकी है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आया तो धीरे धीरे इसकी लंबाई में वृद्धि हुई, फिर इसमें क्या हो गया, एक अनुप्रस्थ विभाजन हो गया, जिसके कारण एक तो स्टाल्क सेल बन गई और एक
ऊपर की अंडदानी बन गई, जो कि और ज्यादा लंबाई में वृद्धि करेगी, फिर यह अंडदानी का रूप ले लेगी और इसमें कुछ संचित भोज्य पदार्थ जैसे स्टार्च जो भी संचित भोज्य पदार्थ है वो यहाँ पर एकत्रित होते रहेंगे और इसका आकार बड़ा होता जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो ये पेरिफेरल सेल है जिन्हें हम सीड इनिशियल कहते हैं, सीड सेल्स या पेरिफेरल सेल्स, ये भी धीरे धीरे लंबाई में वृद्धि करती है और 5 ही पेरिफेरल सेल में क्या होता है, एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके कारण 5 तो ऊपरी जो कोशिकाएं बनती है उन्हें कोरोना सेल्स कहते हैं और 5 जो निचली ट्यूब लाइक जो कोशिकाएं होती हैं इन्हें कहा जाता है ट्यूब सेल। अब जो ये ट्यूब सेल होती है ये लंबाई में वृद्धि करेगी और इस अंडदानी के चारों ओर क्लॉकवाइज क्रम में 4 से 5 बार मतलब दक्षिणावर्त रूप से घूमती हुई इसके चारों ओर जैकेट का निर्माण करने का कार्य करती है। इस प्रकार अंडदानी का डेवलपमेंट संपन्न होता है। अब अंडदानी के डेवलपमेंट के साथ ही हम देखते हैं कि अंडदानी संरचना में किस प्रकार की हमें दिखाई देती है। तो अंडदानी की अगर संरचना की हम बात करें तो संरचना से पहले देखते हैं कि अंडदानी का निर्माण कौन सी जगह पर होगा। अंडदानी कहाँ पर बनती है, अगर कारा की उभय लिंगाशयी जाति है, उभय लिंगाशयी का मतलब ग्लोब्यूल का और न्यूक्लियल का निर्माण एक ही जगह पर होगा और वो सानिध्य में उपस्थित रहेंगे। तो मतलब उभय लिंगाशयी जातियों में जो अंडदानी बनेगी और न्यूक्लियल के ठीक ऊपर की ओर बनती है, क्योंकि ग्लोब्यूल के ठीक ऊपर की ओर बनती है, क्योंकि ग्लोब्यूल के वहां आधारी भाग में ही क्या थी, बेसल नोड्यूल सेल थी और उसी कोशिका के द्वारा किसका निर्माण होगा, इस अंडदानी का निर्माण होगा। तो एक दूसरे के काफी सानिध्य में उपस्थित रहते हैं। अगर एक लिंगाशयी जाति है तो कोई सी भी जो सीमित वृद्धि वाली शाखा है उसकी पर्व संधि पर अंडदानी का निर्माण होता है। अब जो अंडदानी संरचना में किस प्रकार की दिखाई देती है, तो संरचना में दिखाई देती है यहाँ हमें अंडाकार आकृति की, और इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो इसमें एक तो बड़ी एक सेल पाई जाती है जिसका जो केंद्रक होता है वह आधारीय भाग में उपस्थित रहता है और यहाँ पर बहुत सारा मात्रा में जीव द्रव्य उपस्थित होता है। एक सेल के नीचे की ओर एक स्टाल्क सेल दिखाई देती है और स्टाल्क सेल के नीचे की ओर ये जो सेंट्रल सेल जिसका निर्माण पहले ही हो चुका था, इसमें नोडल सेल में उदर विभाजन के द्वारा एक तो सेंट्रल सेल बनी थी और 5 पेरिफेरल सेल या सीड सेल बनी थी या आचरण कोशिकाएं बनी थी, जो कि अंडदानी के चारों ओर किसका निर्माण करेगी, जैकेट का निर्माण करेगी। अब जो यह अंडदानी है इसमें एक तो एक सेल हमें दिखाई देती है, इसके नीचे स्टाल्क सेल दिखाई देती है और इसके नीचे सेंट्रल सेल और आधारी भाग में पेडी सेल जो कि एक लंबी वृत्तनुमा संरचना होती है। और जो ये एक सेल है इसके चारों ओर जैकेट कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है और जैकेट कोशिकाओं का जो यह आवरण इसमें पाया जा रहा है यही कारा की खास विशेषता होती है, या कारा के न्यूक्लियस की खास विशेषता होती है। इसी कारण ये ब्रायोफाइट से समानता प्रदर्शित करता है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में भी जो स्त्रीधानी होती है उसके चारों ओर जैकेट सेल पाई जाती है, जबकि यहाँ पर कारा की जो अंडदानी है या स्त्रीधानी है इसके चारों ओर भी क्या पाई जाती है, जैकेट सेल्स पाई जाती है, जो कि ट्यूब लाइक सेल्स के रूप में रिप्रेजेंट होती है यहाँ पर। अब जो यहाँ पर जैकेट कोशिकाएं हैं, ये जैकेट कोशिकाएं अंडदानी के चारों ओर क्लॉकवाइज क्रम में लिपटी हुई रहती है और इन जैकेट कोशिकाओं में जो ये ट्यूब सेल होती है और ऊपर की ओर 5 कोरोना कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है पेरिफेरल या परिधीय कोशिकाओं की बात की है। ये परिधीय कोशिकाएं कैसी थी यहाँ पर, अब यह कोशिकाएं क्या होगी, इनमें लंबाई में वृद्धि होगी, जिसके कारण यहाँ ऊपर की ओर तो क्या बनेगी, 5 कोरोना सेल बनेगी जो कि इनकी संख्या 5 है और नीचे की ओर क्या बनेगी, 5 ट्यूब सेल का निर्माण होगा। ट्यूब सेल अंडदानी के चारों ओर या इस एक सेल के चारों ओर दक्षिणावर्त क्रम में घूमती हुई इसके चारों ओर लिपट जाएगी, जबकि जो कोरोना सेल्स होते हैं वो अंडदानी के शीर्ष भाग पर एक क्राउन का निर्माण करते हैं या मुकुट समान संरचना का निर्माण करती है। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, कोरोनल सेल्स कहा जाता है। और ये अंडदानी का क्या कहलाता है, कोरोना या शीर्ष भाग या मुकुट समान संरचना
कहलाती है। इस प्रकार अंडदानी का डेवलपमेंट और उसकी संरचना हमें देखने को मिलती है। दोबारा से बात करते हैं अंडदानी की संरचना की। अंडदानी संरचना में किस प्रकार दिखाई देती है? अंडाकार आकृति की दिखाई देती है। इसमें केंद्रीय भाग में एक बड़ी एक सेल उपस्थित होती है जिसका जो केंद्रक होता है वो आधारीय भाग में रहता है और इसमें जो संचित भोज्य पदार्थ जो भी स्टार्च है, जीव द्रव्य की मात्रा इसमें ज्यादा पाई जाएगी। अंडदानी के आधार पर एक स्टाल्क सेल उपस्थित होती है और इसके नीचे सेंट्रल सेल हमें दिखाई देती है और सबसे नीचे एक लंबा वृत्तनुमा जो पोर्शन होता है जिसे पेडिसेल कहा जाता है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके बाद अंडदानी के एक सेल के चारों ओर क्या पाई जाती है? जैकेट पाई जाती है और जैकेट के रूप में क्या पाई जाती है? यहाँ पर ट्यूब सेल पाई जाती है जिनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। मतलब ये नलिकाकार कोशिकाएं होती है जो कि इस एक सेल के चारों ओर क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त क्रम में लिपटी हुई रहती है। इस तरह ये अंडदानी के जैकेट का निर्माण करने का कार्य करती है और अंडदानी के शीर्ष भाग पर 5 कोरोना कोशिकाएं पाई जाती है क्योंकि अंडदानी के शीर्ष पर एक मुकुट समान संरचना का निर्माण करती है। इस प्रकार ये अंडदानी की संरचना है। अब ये अंडदानी किस प्रकार बनी है? मैंने बताया अभी आपको अंडदानी का प्रारंभ करने के लिए हमें एक इनिशियल सेल की जरूरत पड़ती है और वह इनिशियल सेल कौन सी थी? तो हमने ग्लोब्यूल का जब डेवलपमेंट पढ़ा था तो वहां पर हमने बेसल नोडुल सेल का निर्माण किया था। तो बेसल नोडुल सेल यहाँ पर अंडदानी प्रारंभिक कोशिका के रूप में कार्य करेगी। इस कोशिका में क्या होगा? 2 अनुप्रस्थ विभाजन होगा जिसके कारण 3 कोशिकाओं का एक लंबा तंतु बनेगा। इन 3 कोशिकाओं में सबसे ऊपरी कोशिका अंडदानी मात्र कोशिका, मध्य की जो कोशिका होती है उसे नोडल सेल कहा जाता है और जो सबसे निचली कोशिका होती है उसे पेडिसेल सेल कहा जाता है। अब जो ये पेडिसेल सेल है इसमें कोई विभाजन नहीं होगा, आगे जाकर यह लंबी होकर न्यूक्लियस के वृत्त का निर्माण करेगी। जबकि जो नोडल सेल होती है इसमें क्या होते हैं? उदर के विभाजन होते हैं जिसके कारण क्या होगा? एक तो सेंट्रल सेल का निर्माण होगा और 5 पेरिफेरल सेल या परिधीय कोशिकाओं का निर्माण होगा। सेंट्रल सेल में फिर आगे जाकर कोई विभाजन नहीं होगा जबकि पेरिफेरल सेल में धीरे धीरे जैसे ये लंबाई में वृद्धि करेगी इन 5 ही पेरिफेरल सेल में क्या होगा? एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा जिसके कारण जो ऊपरी छोटी कोशिकाएं होगी उन्हें तो कोरोना सेल्स कहेंगे जबकि जो निचली बड़ी कोशिका होगी उन्हें क्या कहेंगे? ट्यूब सेल कहेंगे। अब इनकी लंबाई को भी बाद में देखेंगे। इसके बाद जो यहाँ पर ऊगोनियम मदर सेल है इसमें क्या होती है? धीरे धीरे यह भी लंबाई में वृद्धि करती है तो यहाँ पर ये इतनी लंबी हो गई। फिर इसमें क्या होता है? एक वापस से असमान अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके कारण एक तो स्टाल्क सेल या वृत्त कोशिका बनती है और एक ऊपरी ऊगोनियम या अंडदानी बनती है। ये अंडदानी धीरे धीरे अपनी लंबाई में वृद्धि करती जाएगी, इसमें जीव द्रव्य एकत्रित होता चला जाएगा। इसी दौरान यहाँ पर जो अनुप्रस्थ विभाजन हुआ था जिसके कारण 5 तो कोरोना सेल्स बनी थी और 5 जो ट्यूब सेल्स बनी थी। कोरोना सेल्स की लंबाई में ज्यादा वृद्धि नहीं होगी, यह तो अंडदानी के शीर्ष भाग पर आकर मुकुट समान संरचना का निर्माण करेगी। जबकि जो ट्यूब सेल है यह लंबी लंबी नलिकाकार संरचनाओं का निर्माण करती हैं जो कि इस अंडदानी के चारों ओर क्लॉकवाइज क्रम में लिपटकर इसके जैकेट का निर्माण करती हैं। इस प्रकार अंडदानी के चारों ओर जैकेट का निर्माण होता है। इस प्रकार न्यूक्लियस या अंडदानी का डेवलपमेंट संपन्न होता है। और यहाँ पर खास पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि अंडदानी के चारों ओर क्या पाया जा रहा है? जैकेट पाया जा रहा है जिसके कारण यह एल्गी का सबसे एडवांस मेंबर माना जाता है क्योंकि यह ब्रायोफाइटा से समानता प्रदर्शित करता है। और इसकी जो अंडदानी होती है वह एक नट के समान हमें दिखाई देती है, मतलब काफी कठोर होती है क्योंकि इसके बाद में इसके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे निषेचन की, क्योंकि अंडदानी में हमने क्या बना ली? एक सेल बना ली। वैसे ग्लोब्यूल के अंदर क्या बना लिए थे? कोमोनो या एंथ्रेजोइड बना लिए थे। अब क्या होगा? जब भी अंडदानी परिपक्व होगी या अंडदानी के अंदर जो एक सेल है यह परिपक्व होगी उस दौरान क्या होता है? यहाँ की जो कोरोना जो सेल्स होती है एक दूसरे से पृथक हो जाती है और यहाँ पर जो अंडदानी का जो शीर्ष भाग होता है ये यहाँ पर डिजोल्व हो जाता है या विघटित हो जाता है जिसके कारण जो कोमोनो होते हैं वह यहाँ से शीर्ष भाग से अंदर की ओर आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर दरारों का निर्माण हो जाएगा जहाँ से जो कोमोनो हैं वह यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर एक सेल को फर्टिलाइज करके क्या करेंगे?
फर्टिलाइज करके या निषेचित करके जाइगोट का निर्माण करेंगे। और जाइगोट का निर्माण होने के पश्चात जो ये अंडदानी है यहाँ से टूटकर वाटर बॉडी के अंदर गिर जाती है। इस प्रकार इनमें निषेचन की प्रोसेस संपन्न होती है। निषेचन के फलस्वरूप जो जाइगोट बनता है वह जाइगोट तुरंत ही क्या होता है, वो स्पोर में चेंज हो जाता है। उसके चारों ओर क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव हो जाता है। फिर उसमें क्या होता है, अंकुरण की प्रोसेस होती है। तो उसके अंकुरण की प्रोसेस के दौरान जो न्यू प्लांट बॉडी बनती है उसको भी हम डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। हमने अभी अभी देखा कि निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण हुआ था, जाइगोट का निर्माण हुआ था। अब जो वह जाइगोट था वो तुरंत ही किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है, oospore के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम oospore की संरचना की बात करें, oospore की संरचना में लगभग हमें 3 से 4 परतें दिखाई देती है। जो बाहरी 2 परतें होती है वो थोड़ी रंगीन कलर की होती है, जबकि जो आंतरिक 2 परतें होती है वह रंगहीन होती है। और इसके अंदर द्विगुणित केंद्रक युक्त क्या होता है, मतलब जाइगोट में या oospore में क्या होता है, एक द्विगुणित केंद्रक या 2n न्यूक्लियाई उपस्थित होता है। अब जो ये द्विगुणित केंद्रक है या जो ये जाइगोट है ये किसके अंदर बनता, अभी तक अंडदानी के अंदर बनता, क्योंकि वो जैकेट कोशिकाएं थी उसी के अंदर क्या हुआ था, अंडदानी के अंदर जाइगोट का निर्माण हुआ था, क्योंकि अंडदानी के अंदर क्या थी, एक सेल उपस्थित थी। अब जो जाइगोट है यह वाटर बॉडी में तैरता हुआ पाया जाता है, परंतु कुछ समय पश्चात क्या होता है, इसकी जो जैकेट कोशिकाएं थी, बाहर की ओर की जो कोशिकाएं थी अंडदानी के चारों ओर, वह धीरे धीरे नष्ट होना प्रारंभ कर देती है, जिसके कारण जो यह जाइगोट या oospore था वह वाटर बॉडी में नीचे तली पर बैठ जाता है। इस दौरान क्या होता है, इसमें एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होगा, मियोसिस डिवीजन संपन्न होगा, जिसके कारण 4 केंद्रक बनेंगे और 4 केंद्रक बनेंगे और कहां पर बनेंगे, ऊपरी भाग पर बनेंगे। फिर इन 4 केंद्रकों में से तो जो एक केंद्रक है वो ऊपर की ओर आकर यहाँ पर एक कोशिका वृत्ति का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण यहाँ पर ऊपर की ओर एक छोटी कोशिका का निर्माण होता है, जबकि आधा के बाद पर एक बड़ी कोशिका का निर्माण होता है जिसमें 3 न्यूक्लियस या 3 केंद्रक उपस्थित रहते हैं। अब जो ये ऊपरी जो छोटी कोशिकाएं हैं इसमें क्या होता है, वापस से एक और लंबवत विभाजन होता है, जिसके कारण एक कोशिका तो बनती है प्रोटोनेमा इनिशियल और एक कोशिका बनती है राइजोइडियल इनिशियल। अब जो प्रोटोनेमा इनिशियल है यह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर क्या करती है, प्राइमरी प्रोटोनेमा का निर्माण करती है। और प्राइमरी प्रोटोनेमा में क्या होता है, बहुत सारी पर्व व पर्वसंधि कोशिकाएं उपस्थित होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रोटोनेमा इनिशियल बना है इसकी कोशिका में लंबवत रूप से वृद्धि करेगी और इसमें बहुत सारे अनुप्रस्थ विभाजन हो जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पर प्राइमरी प्रोटोनेमा या प्राथमिक प्रोटोनेमा का निर्माण होगा, जिसमें पर्व व पर्वसंधि कोशिकाएं उपस्थित होगी और ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर वृद्धि करेगी और फिर आगे जाकर प्राइमरी प्रोटोनेमा से पादप जो कारा था उसकी प्लांट बॉडी का ऊपरी भाग बनेगा, क्योंकि पर्वसंधियों से क्या निकलेगी, सीमित व असीमित वृद्धि वाली शाखाएं निकलेगी और इन पर्वों की लंबाई में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। इस प्रकार कारा की न्यू पादप काया का निर्माण होगा। जबकि जो राइजोइडल इनिशियल सेल्स है इसमें भी गुरुत्वाकर्षण के समानांतर, मतलब गुरुत्वाकर्षण के समान, मतलब नीचे की ओर क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी। इस कारण ये जमीन में दसता जाएगा और इसके द्वारा किसका निर्माण होगा, मूलाभास का निर्माण होगा, क्योंकि पादप को वाटर बॉडी में जो सोइल होती है नीचे की तरफ वहां पर स्थिरता प्रदान करने का कार्य करेगी। यहाँ पर जो राइजोइडल इनिशियल है इससे प्राइमरी राइजोइड्स का निर्माण होगा, जो कि शाखित होकर अन्य राइजोइड्स या मूलाभासों का निर्माण करता है। और साथ ही यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोटोनेमा बना है इसमें जो पर्व व पर्वसंधियां हैं इसकी जो आधारीय पर्वसंधि है इससे भी कुछ मूलाभास लाइक संरचनाओं का निर्माण होगा और यहाँ पर भी क्या बनेंगे, थोड़े बहुत मूलाभास बनेंगे। तो इस प्रकार oospore के अंकुरण से क्या बनता है,
न्यू पादप काय या न्यू कारा के प्लांट का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, न्यू कारा के प्लांट का निर्माण देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कारा की लाइफ साइकिल। इसकी लाइफ साइकिल किस प्रकार संपन्न होती है, कौन कौन से इसमें संरचना बनती है, इसको हम एक लाइन डायग्राम की सहायता से समझते हैं। लाइफ साइकिल की हम बात करें तो लाइफ साइकिल के दौरान या इसके जीवन चक्र के दौरान क्या होता है, इसमें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन संपन्न होता है। हमने देखा था जो अलैंगिक जनन होता है वो किन किन के द्वारा होता है, बाय बुलबिल्स या पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा संपन्न होता है, जो कि निचली पर्वसंधि पर बनती है। एक पंड लाइक संरचना होती है जो कि पादप से पृथक होकर वापस से न्यू कारा के प्लांट का निर्माण करती है। उसी प्रकार एमाइलम स्टार्च के द्वारा भी इसमें अलैंगिक जनन देखने को मिलता है, जो कि पर्वसंधि पर बनते हैं स्टार लाइक, जिसमें स्टार लाइक संरचना होती है जिनमें एमाइलम स्टार्च संग्रहित रहता है, और जब ये पादप से पृथक होती है तो वापस से न्यू कारा के प्लांट का निर्माण करती है। उसी प्रकार हमने ट्यूबर्स के द्वारा भी अलैंगिक जनन की बात की थी, क्योंकि इनके मूलाभास के जो ज्वाइंट होते हैं वहाँ पर कंद लाइक संरचनाएं बनती है जिनमें स्टार्च संग्रहित रहता है। जब ये कंद लाइक संरचना या ट्यूबर वहाँ से अलग होते हैं तो ये न्यू कारा के पादप का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। उसी प्रकार बाय सेकेंडरी प्रोटोनिमा के द्वारा भी इसमें क्या देखने को मिलता है, अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। अब जो लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन के दौरान इसमें क्या होता है, एक तो अंडदानी का निर्माण होता है और एक कुंडदानी का निर्माण होता है। अंडदानी को क्या कहा जाता है, इसके अंडदानी को न्यूक्लियस कहा जाता है, जबकि जो इसकी कुंडदानी है उसको ग्लोब्यूल कहा जाता है। ग्लोब्यूल कैसी है, अंडाकार संरचना है, इसके अंदर बहुत सारे कुंडदानी तंतु का निर्माण होता है जो कि सेकेंडरी कैपिटुलम सेल से निकलते हैं। उसी प्रकार जो ये न्यूक्लियस है यह भी एक अंडाकार संरचना होती है जिसके अंदर एक सेल उपस्थित होती है। न्यूक्लियस के अंदर एक सेल होगी, ग्लोब्यूल के अंदर अनेक एंथ्रीडियल फिलामेंट्स होंगे। एंथ्रीडियल फिलामेंट्स की जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या बनेंगे, पुंगणु या एंथ्राजोइड्स का निर्माण होगा। अब जब पुंगणु और एक सेल दोनों में डिसीजन की प्रक्रिया होगी तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट किसमें रूपांतरित हो जाता है, oospore में रूपांतरित हो जाता है, क्योंकि जाइगोट के चारों ओर मोटी भित्ति का निर्माण हो जाएगा तथा यहाँ पर एक रेस्टिंग स्टेज आ जाएगी जिसे हम oospore कहते हैं। फिर oospore का जो केंद्रक है इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके कारण 4 केंद्रकों का निर्माण होता है। ऊपरी जो एक केंद्रक है ऊपरी भाग में जाकर एक पृथक कोशिका बनाता है, जबकि 3 आधारी बड़ी कोशिका में उपस्थित रहते हैं। ऊपरी जो कोशिका है उसमें वापस एक अनुदैर्ध्य विभाजन होता है जिसके कारण एक तो प्राइमरी प्रोटोनिमा बनता है और एक प्राइमरी राइजोइडल इनिशियल बनती है। तो प्राइमरी प्रोटोनिमा है या प्राइमरी प्रोटोनिमा इनिशियल है, वो प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाएगी, फिर प्राइमरी प्रोटोनिमा वापस से कारा के न्यू प्लांट का निर्माण करने का कार्य करती है। जबकि जो राइजोइडल इनिशियल सेल्स थी वह क्या बना रही थी, कारा के मूलाभासों का निर्माण कर रही थी। इस प्रकार ये क्या है, कारा की एक शॉर्ट लाइफ साइकिल है। इसमें केवल द्विगुणित प्रावस्था में जाइगोट और oospore के द्वारा ही रिप्रेजेंट की जाती है, जबकि बाकी की जितनी भी जो ये कोशिकाएं हैं इससे कारा का प्लांट क्या है, हैप्लॉइड है, ग्लोब्यूल न्यूक्लियोइड है, एक्सेल एंथ्रीडियल फिलामेंट सब कैसी है, हैप्लॉइड नेचर की है, जबकि द्विगुणित प्रावस्था यहाँ पर जाइगोट oospore के द्वारा ही रिप्रेजेंट की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा पीडी एकांतरण पाया जा रहा है, यहाँ पर अगुणितक प्रभावी पीडी एकांतरण पाया जा रहा है, क्योंकि अगुणित प्रावस्था क्या है यहाँ पर प्रभावी है, जबकि जो द्विगुणित प्रावस्था है वह अल्पकालिक है। तो अगुणितक द्विगुणितक प्रकार का यहाँ पर पीडी एकांतरण है जहाँ पर हैप्लॉइड प्रावस्था प्रभावी है। तो ये है कारा में न्यूक्लियस का निर्माण और उसका डेवलपमेंट, साथ ही उसमें निषेचन की प्रक्रिया और उसके द्वारा जो oospore या जाइगोट बना है उसमें अंकुरण करवा के हमने कारा के न्यू प्लांट को निर्मित किया है। तो आज यह जो कारा का प्लांट है इसमें हमने रिप्रोडक्शन को कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स के दौरान कोलियोकेट को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा 4th एलजी का मेंबर रहेगा। थैंक यू।